दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ है कहानीकार लेखिका ज्योत्सना सिंह जी, जिनका अभी लघु कथा संग्रह ये सारंगा लॉन्च हुआ है। अभी इसका इन्होंने ओपनिंग की थी, इसका जो विमोचन था वो किया था और आज हम उसी विमोचन के बाद इस कहानी संग्रह पे भी ज्योत्सना जी से बात करेंगे और साथ ही साथ उनकी जो साहित्यिक यात्रा रही है हम उस पर भी आप लोगों को बताएंगे कि कैसे उनका जो साहित्यिक यात्रा रही कैसे आगे बढ़ी। ज्योत्सना जी, सबसे पहले तो सारंगा के बारे में। सारंगा हम लोगों ने तो फिल्मी गानों में सुना था सारंगा तेरी याद में, तो इसका जो टाइटल है सारंगा, वो लिखने का ख्याल कैसे आया? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि ये मैं सच में खुद भी लोगों से इसके ऊपर डिस्कस करना चाहती थी, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे ये बोला कि सारंगा क्या उसी गाने से आपने वो करके लिखा है, या कई लोगों ने मुझसे ये भी पूछा क्या सारंगा इसमें कोई लघु कथा है। एक्चुअली ये लघु कथा संग्रह है, कहानी संग्रह नहीं है। तो उन्होंने मुझसे ये भी पूछा क्या सारंगा इसमें कोई लघु कथा है, किसी इस नाम से कोई है? कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें सारंगा नाम से कोई भी लघु कथा नहीं है। अच्छा। अब सारंगा लिखने के पीछे मेरे दो कारण थे। सबसे पहला तो ये कि जो लघु कथा से रिलेटेड है वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले मैं ये बताती हूँ कि सारंगा मैंने क्यों चूज किया। मेरी लघु कथाएं या मेरी कहानी जो भी मैं लिखती हूँ, कविताओं के बारे में नहीं कहती, लेकिन लघु कथा और कहानियां जो भी लिखती हूँ, तो मेरी सोच ये रहती है कि अगर मैं सा या शा शब्द से शुरू करूंगी तो मेरी कहानी लोगों में पसंद करी जाएगी, प्रिय होगी। मतलब शाह आपके लिए लकी है? मैं लकी तो नहीं जानती, लेकिन मेरी पहली कहानी जो छपी थी उसका पहला शब्द सा से ही था। अच्छा। अब वो पता नहीं कहाँ से, गॉड नोज मुझे कैसे एकदम से स्ट्राइक किया कि नहीं ये होना चाहिए। और उसके बाद बस मैं इस चीज़ से, अच्छा आप ये समझिए कि इसको ढूंढने के लिए कि किसी भी रचना की शुरुआत में सा या शाह से करूं, तो उसके लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ती है, जद्दोजहद करना पड़ता है, क्योंकि रचना है आपके मन में आई, आप कहीं से भी उठ के लगा सकते हैं। कई बार आप ये होता है कि जैसे कोई शब्द है उससे शुरू हो रहा है, विचार हैं आ गए, लेकिन मैं उन विचारों को नीचे लिख के रख देती हूँ कि मुझे इसके लिए पहले एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है जिसकी शुरुआत इससे करना, इन दो शब्दों से हो। लेकिन सारंगा का अपना भी मतलब है ये। हाँ, तो वही हुआ जब मेरी सारी रचनाएं एकत्र हुई और पुस्तक के नाम के बारे में आई, तो हमने कहा जब मेरी आज तक की सोच ये रही है कि मैं सा या शाह से शुरू करूं, तो निश्चित पुस्तक का नाम भी कुछ ऐसा ही सा से ही। मैंने सर्च करना शुरू किया, मुझे सारंगा नाम दिखा जिसने मुझे काफ़ी मतलब अपीलिंग लगा। और दूसरा मैंने इसके बारे में सर्च किया कि है मतलब है क्या। हम तो जानते थे कि सारंगा एक गाने में है और एक सारंगा राग होता है, एक सारंगा रानी भी हुई थी, रानी सारंगा की कहानी। तो आप जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो सारंगा का बेसिक मतलब जो होता है वो होता है डोंगी, एक ही लकड़ी, छोटी नाव। हाँ, छोटी नाव, एक ही लकड़ी की बनी हुई नाव, जिसमें जो मतलब जिसमें काट छाट कुछ नहीं होता, उस एक ही लकड़ी से बनाई जाती है। और लघु कथा भी एक कालखंड में पनप करके उसी में समाप्त हो जाती है। उसमें कालखंड दोष नहीं आना चाहिए, वो कल पे नहीं आनी चाहिए, वो परसों पे नहीं आनी चाहिए, उसमें मतलब बहुत उसी दिन खत्म हो जाती है, क्षणिक होती है, उसी क्षण में खत्म होनी चाहिए। तो बस जब मैंने सुना इसको और समझा तो मैंने कहा मेरी पुस्तक का नाम सारंगा ही ठीक रहेगा। तो ये पहला आपका लघु कथा संग्रह है? जी, ये पहला लघु कथा संग्रह। कितनी इसमें लघु कथाएं हैं? इसमें लघु कथाएं 85 हैं या 75 है, मैं खुद भी भूल रही हूँ, लेकिन शायद 75 है। अच्छा, 75 है। 75 जो लघु यहाँ से देखते हैं ना, इसके उसमें मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि प्रोसेस इतने दिन से मैं चला रही थी इसका। मेरे ख्याल से 75 है। ठीक है। 75 रचनाओं का है, जो मेरे लिए नहीं 85 में 85 रचनाएं 85 लघु कथाएं हैं ज्योत्सना जी के इस लघु कथा संग्रह में। और इसकी जो कीमत है वो 200 रुपये है। अमेजॉन पर ये उपलब्ध है और शारदेय प्रकाशन लखनऊ द्वारा प्रकाशित है। ये तो आपकी इस संग्रह की बात हुई। किस टाइप से जो लघु कथाएं हैं इसमें किन भाव के लेके हैं? देखिए, मैं अपनी जो लघु कथाएं लिखती हूँ या कहानियाँ लिखती हूँ, जो भी मैं दोनों पे ही काम करती हूँ, तो लघु कथाएं या कहानियाँ जो भी मेरे, ऐसा नहीं है कि
उसे आप कह सकते हैं कि खाली स्त्री विमर्श पे है या किसी पे। मेरे लिए ऐसा कोई वो नहीं विषय नहीं जरूरी है कि मैं इसी एक पर्टिकुलर, जो मुझे वक्त पे भावनात्मक ज़्यादा कह सकते हैं, भावनात्मक या सामाजिक, जो भावनात्मक, जो मुझे कहीं से ऐसा लगा कि नहीं ये इसके बारे में तो करता है या कहीं टच करता है कि इसके बारे में तो लिखना ही चाहिए, तो वो मैं उठाती हूँ और उसके ऊपर अपने जो भी भाव होते हैं उनको पिरो करके आप सबके सामने प्रस्तुत कर देती हूँ। तो ये तो आपका सारंगा की शुरुआत थी। आपका जो कहानी लेखन है वो कैसे शुरू हुआ? ये साहित्य में आपकी जो रुचि थी वो कब से? साहित्य की रुचि में देखिए, मैंने जो पहली कहानी अपनी लिखी थी, मुझे कहानी का नाम भी नहीं याद है क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस समय, लेकिन उसके 2 कैरेक्टर थे जिसमें एक का नाम रमेश था, दूसरे का नाम दिनेश था। अच्छा, और ये 2 कैरेक्टर मुझे याद हैं। ये 2 भाइयों की कहानी थी, लेकिन उसका मैं बहुत याद करती हूँ, मुझे याद नहीं आता, मेरे पास वो कहीं है नहीं। पापा ट्रांसफ़र जॉब में थे, एक घर से दूसरे घर में, एक शहर से दूसरे शहर में हम लोगों की वो हुआ, तो काफ़ी कुछ इधर उधर हुआ। अच्छा। और शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से मैं आगे लिखूंगी तो उसको संभाल के रखूंगी, मेरी पहली रचना है वो। तो एक, लेकिन आपको कैरेक्टर याद है, कहानी हाँ, कैरेक्टर याद है। कैरेक्टर के साथ कोई खास जुड़ाव कुछ भी नहीं याद है, ना जुड़ाव याद आता है ना कुछ याद आता है। मैंने बहुत कोशिश करी, इसके विमोचन से पहले भी मैंने बहुत रिकॉल किया, लेकिन नहीं मुझे याद आया। लेकिन जो मेरी, जिसे कहेंगे कि हाँ ये मेरी पहली कहानी थी, वो लघु कथा से पहले मेरी सबसे पहले कहानी आई। वो कहानी का नाम था आस की एक पतली डोर। अच्छा। हाँ, वो जो है जन खबर लाइव एक चैनल आता था। हाँ। उस पे श्री आशीष चौबे जी हैं। अच्छा। उन्होंने मुझे कहाँ से लिंक मिला था ये भी मुझे ध्यान नहीं, उस लिंक पे मैंने डाला और बस ईश्वरीय कृपा थी कि वो रचना डिजिटल रूप में प्रकाशित हुई। अच्छा। लोगों ने पसंद करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर 1-2 बार और रचनाएं मेरी जन खबर लाइव पे आई, लेकिन अभी तक का मैंने लघु कथाएं लिखनी नहीं शुरू करी थी। अच्छा। फिर एक पेपर आता है, अभी भी आता है, गांव कनेक्शन। तो उस गांव कनेक्शन पे, उस समय गांव कनेक्शन की शुरुआत थी। ये मैं सन 15 की बात बता रही हूँ, और 15 या 16 रहा होगा मेरे ख्याल से, 16 ही रहा होगा। हाँ, तो उसमें जो है रचनाएं मांगी जाती थी, तो मैंने उसमें अपनी रचनाएं डाली। हाँ, भेजी। उसमें आई मेरी कहानी अम्मा। अच्छा। और आस की एक पतली डोर, दोनों 2 धारावाहिक तरीके से उन्होंने 2-3 दिन में प्रकाशित करी। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि आप लघु कथाएं दीजिए। मैंने सोचा लघु कथाएं मतलब हम लोग पढ़ते चले आ रहे थे, शॉर्ट स्टोरीज, वो लघु कथाएं मैंने लिखी। फिर वो नहीं प्रकाशित हुई, नहीं आई उसमें। तब तक का मैं एक ग्रुप से जुड़ी, ये शारदे प्रकाशन जिनका है, शारदे प्रकाशन की ही ओनर जो है श्री निवेदिता श्रीवास्तव जी हैं, यहीं लखनऊ से ही हैं वो। और उन्होंने मुझे एक फ़ोन कॉल से अपने ग्रुप में जोड़ा, और जब मैं उस ग्रुप से जुड़ी तो उन्होंने कहा कि आप इस पे लिखिए, लिखा जाता है अगर आप लिखने का शौक़ रखती हैं तो। नहीं, लिखने का तो शौक़ रखती हूँ, लेकिन क्या कैसे, उसमें क्या है, हर दिन का एक वो निश्चित है। अच्छा। कि मंडे को, हाँ, हर दिन और हर विधा सिखाई भी जाती है वहाँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लिखने लगी। उसमें एक बृहस्पति को चित्र दिया जाता है। अच्छा। उस चित्र पे लिखना होता है। तो एक काफ़ी मतलब वो शेडेड पेड़ था, मतलब परछाई टाइप की थी, उसकी काफ़ी ऊंचाई पे 2 पंछी बैठे हुए थे। उनको मैंने देखा और बस मैंने एक लघुकथा लिखी, उसका नाम था प्रवासी पक्षी। अच्छा। देखिए, अभी मुझे ये नहीं पता था कि लघुकथा में इतने नियम होते हैं, इतने तरीके होते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने लिख के डाला और उनका फ़ोन कॉल आया कि ये परफेक्ट लघुकथा है। अच्छा। तुम इसी विधा में इस तरीके से लिखो। हमने कहा अच्छा, और वो बहुत ही मतलब ज़्यादा पसंद करी गई, और वो कई जगहों पे छपी भी। एक प्रवासी पत्रिका करके आती थी, उसमें भी वो छपी, क्योंकि उसमें वो प्रवासियों के ऊपर ही रहते थे, तो उसमें छप गई। फिर ये चल निकला और हमने लघुकथाएं लिखनी शुरू करी। अब इसकी नियम की लघुकथाओं में जो इतने नियम हैं, क्या होना चाहिए, क्या उसके लिए मैंने पढ़ा। मैं और ग्रुप से जुड़ी, जैसे मैं परिंदे से जुड़ी, ये सब डिजिटल ग्रुप्स हैं, इन सब पे मैं जुड़ती गई। मैं लघुकथा के परिंदे से जुड़ी, मैं नया लेखन नया दस्तखत से जुड़ी, और भी कई थे। लेकिन इसमें मुझे 2-3 नाम मैं आपको लूँगी कि एक कांता राय जी हैं। अच्छा। एक युगराज प्रभाकर सर जी हैं, और एक पवन जैन सर हैं। इन सब लोगों से मैंने
बहुत सीखा इसके नियम कानून को। मेरा एक दोस्त भी है, उसने भी मुझे काफ़ी कुछ बताया। उसका नाम अनिल मकरिया है, महाराष्ट्र जलगांव से। उसने भी मुझे बहुत कुछ बताया कि हम अक्सर डिस्कस करते थे, वो मेरी रचना पे, मैं उसकी रचना पे। इस तरीके से हमने इन नियमों को पढ़ना, फिर मैंने पढ़ा बहुत। लिखना मैंने बंद नहीं किया, लेकिन मैंने पढ़ा बहुत। मैं पढ़ती रही कि मतलब पढ़ूं तो पता चले कि कमी। फिर मैं लेकर के आई पुराने लोगों की एक लक कथाओं की, कैसे मतलब लिखते थे, कैसे। तो एक टोकरी मिट्टी पहली लक कथा मानी जाती है। वो मैंने किताब खरीदी, फिर उसमें मैंने बहुत छोटी यही अपने पुस्तक मेला लखनऊ में जो लगता है, वही मुझे मिली थी। मतलब धीरे धीरे आप इस तरीके से मैंने सिर्फ इसी को कॉन्सेंट्रेट किया। अब ये समझिए, मैंने जब लक कथाएं कॉन्सेंट्रेट करी तो मैंने कविताएं बिल्कुल छोड़ दी। कहानी पे मैं काम करती रही, कहानी नहीं छोड़ी मैं कहानियां लिखती रही। और होता भी ये था ना, एक्चुअली देखिए, कविता में लय हो और नियमों के अंदर हो तो वो कविता मुझे लगता है कि वो कविता है। छंद मुक्त मुझे मतलब अपील कर सकता है, कर्णप्रिय नहीं होता है। और जो चीज कर्णप्रिय नहीं होती वो काव्य नहीं होती। आपका कहना है कि जो नियम कानून में बंधा रहे वही जो है, वही कविता मुझे कविता लगती है। लेकिन छंद मुक्त आजकल लिख रहे हैं लोग, बहुत लिख रहे हैं, बहुत अच्छा। मैं खुद भी छंद मुक्त लिखती हूँ, लेकिन मैंने कविताओं को थोड़ा विराम दिया कि नहीं, आप रुको, मैं कहानियों पे कंसंट्रेट होती हूँ। इस तरीके से ये सन 13 से मेरी चली यात्रा। 15 में आकर के थोड़ी सी मतलब प्रफुल्लित निकली एकदम, और फिर 16-17 में ये काफी अच्छे से लोग मुझे जानने लगे, पढ़ने लगे, बताने लगे। लोक कथा संग्रह है ये, पहला लोक कथा संग्रह है। तो लोक कथाएं इसलिए लोग ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि छोटी होती हैं और जल्दी जो है पढ़ी जा सकती हैं और इनका इम्पैक्ट गहरा होता है, इसीलिए सोशल मीडिया पे शायद ये ज़्यादा पढ़ी जा रही हैं। हाँ, नहीं देखिए, आज वक्त सबके पास नहीं है। हर आदमी अपने आप में व्यस्त है। आपको भी आपने भी देखा, मैंने आपको 2-3 बार में कहा आप इस समय नहीं, आ जाइए, कल आइए। तो वक्त का अभाव सभी के पास है। और सच तो यही है कि मिलते तो 24 ही घंटे हैं। इसी 24 घंटे में हमको मैनेज करना होता है सबको। और इसी 24 घंटे में कोई कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है और कोई कहाँ तक रह जाता है। ये तो समय निकालने की, हाँ, समय निकालना। लेकिन उस समय निकालने में समस्या ये हो गई है कि लंबे उपन्यास या कहानी पढ़ने का जो चाव था वो पिछड़ गया है, वो खत्म हो गया है। बिल्कुल पिछड़ नहीं गया, आप ये कहिए लगभग समाप्ति की ओर है। उसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक तो हमारा डिजिटल होना, क्योंकि हम डिजिटल, इतना ज़्यादा डिजिटल हैं कि हमारे पास किताबें खरीद के उसे पढ़ने का वक्त नहीं है। दूसरा, उपन्यास के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। कहानी पढ़ने में हमारी धैर्यता कम होती जा रही है। तो इन सब के बीच में लोक कथा ने अपना स्थान बनाया। कारण यही है, लोक कथा ने स्थान इसी वजह से बनाया है कि अगर हमें 10 मिनट 15 मिनट भी बनाए तो हम चाय नाश्ते के साथ भी अगर पढ़ने का शौक रखते हैं तो हम इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, आपके अंदर ये जो शौक शुरू हुआ, आपके परिवार में कोई साहित्यिक क्षेत्र में था? हाँ, मेरे पिता जो है साहित्यिक क्षेत्र से, मतलब वो लिखते नहीं थे, करते नहीं थे, पढ़ने का बहुत शौक था। मेरी मदर हालांकि बहुत पहले हमारे पास नहीं रही थी, लेकिन वो हम लोगों को प्रोत्साहित करती थी। साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, कादम्बनी, सरिता, मुक्ता, ये सब किताबें पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं। और मेरी माँ कहती थी अक्सर कि ये पढ़ो, इसमें बहुत अच्छा है। ये बातें मेरे दिमाग में उतना ज़्यादा रह नहीं गई थी। अभी मेरे विमोचन में मेरे भाई आए हुए थे, उन्होंने ये सब चीज़ें याद दिलाई। तो हमने कहा हाँ, सही में मम्मी हम लोगों को कहती थी कि ये पढ़ो, ये बहुत अच्छी है। उसके बाद फिर बड़े भाई जो हमारे दादा हैं, उनको हम लोग दादा बोलते हैं, वो बैंक ऑफ इंडिया में यहीं पे लखनऊ में AGM की पोस्ट पे है। वो बताते थे, उन्होंने भी ला करके किताबें, लाइब्रेरी बनानी शुरू करी, किताबें लानी शुरू करी, हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया। तो बस धीरे धीरे वहाँ से पढ़ने का शौक तो वहीं से आया। लिखने का शौक थोड़ा बहुत मेरे यहाँ, मेरी बड़ी बहन है, वो भी डायरी लेखन आज भी करती हैं, उन्होंने भी बाहर अभी तक नहीं निकाला है। भाई हैं, वो भी लिखते हैं, बैंक वगैरह में अक्सर उनके लेख और वो सब कुछ आते रहते हैं। उन्होंने भी मुझे कई जगह बताई कि यहाँ पे डालो, ये करो। तो पारिवारिक मुझे वो संबल बहुत मिलता रहा। और यहाँ, ये तो मायके पक्ष की बात आपको बताई मैंने, और यहाँ ससुराल पक्ष में भी मेरी मदर इन लॉ है, वो मैं जो भी लिखती थी उनको अप्रिशिएट करती, बहुत जल्दी मुझे सुनाओ क्या लिखा, मुझे सुनाओ क्या लिखा। जब मैं उनको ये सब सुनाती थी तो वो पहली पाठक मेरी वही होती थी। पाठक तो नहीं, श्रोता होती थी। मैं पढ़ के सुनाती थी और वो पसंद करती थी। फिर हस्बैंड भी ऐसे ही
इन लोग को, हस्बैंड को या बेटे को साहित्य से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हाँ आप लिखती हैं इसलिए, क्योंकि माँ ने लिखी है या मेरी वाइफ ने लिखी है, ये सोचकर ये लोग सुनने जरूर बैठ जाते थे। फिर सुनते सुनते इन्हें इंटरेस्ट आने लगा। फिर ये मुझे खुद बताने लगे, नहीं इसमें आज वाली कम अच्छी है, कल वाली ज़्यादा अच्छी थी। अच्छा। या इसमें आप और कर सकते हो, या ऐसे करो ना, उसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मुझे अच्छा से, मतलब घर से जब प्रोत्साहन मिलता है ना, तो हम बाहर निकलने के ज़्यादा अच्छे से वो सोच सकते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया का क्या योगदान रहा आपके लेखन में? बहुत, मेरे लिए सोशल मीडिया, मैं तो कहूँगी कि वरदान साबित हुई। क्योंकि मैंने आपको बताया, मैंने 8th क्लास में लिखी थी, और वो कहीं भी बाहर नहीं आई, या मैं उसके बाद भी जो मैंने लिखा कविता, वो कोई भी चीज़ बाहर नहीं आई। इसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ ये था कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है। अच्छा। बेहद गंदी आप है। दिखाना नहीं चाहती थी? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता था कि मैं लिखूंगी तो कोई पढ़ेगा ही कैसे। बल्कि मेरे पापा कहते थे कि ये लिख दें तो खुद लिखें तो खुदा पढ़े। तो अच्छा। उस हैंडराइटिंग के चलते मैंने अपनी रचनाएं कभी बाहर नहीं निकाली। एक अंदर से संकोच था, एक वो था। और एक बात मैं बताऊं, कुछ हमारा वक्त या आज से इतने साल पहले की बातें जो है मैं आपको से कर रही हूँ, तो उस समय अगर देखिए, जब हम लिखना शुरू करते हैं तो मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर आदमी या महिलाएं या पुरुष जो भी लिखते हैं वो प्रेम लिखना शुरू करते हैं। तो प्रेम जितना उघड़ा आज है तब उतना उघड़ा नहीं था, वो पर्दे में होता था। तो लिख के रचनाएं, ये भी लगता था मैं पहले दर्शन का साथ साथ प्रदर्शन का हो गया। प्रदर्शन का हो गया। तो ये समझिए कि लिख करके मैं ये भी सोचती थी कि अगर ये कहीं कोई कुछ सोचे ना, ये जो एक चीज थी, हाँ ये बहुत ज्यादा थी। इसलिए मैंने कभी भी उसको बाहर नहीं निकाला, जिसमें राइटिंग सबसे बड़ा मैटर था। और दूसरा जो मैंने आपको बताया ये, और जब मुझे मौका मिला सोशल मीडिया पे आने के लिए और इन सब ग्रुप से और सबसे जुड़ी, जैसे मेरे बेटे का बहुत योगदान है, उसने मुझे बताया, उसने मुझे जगह जगह इंट्रो किया कि यहाँ करिए, वहाँ करिए, फेसबुक पे डालिए, लाइक्स मिलेंगे, ये वो। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। टेक्नोलॉजी वाइज आपको अपग्रेड किया? हाँ, टेक्नोलॉजी उसने ही मुझे बताई। ये भी एक बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा सहयोग है। अच्छा, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि धीरे धीरे बहुत सारी कहानियों की किताबें बंद हुई, पत्रिकाओं का प्रकाशन नहीं हो रहा, रीडर हमारे घट रहे हैं बहुत। आपको क्या लगता है किस तरीके से हम कहानियाँ पढ़ने वाली पीढ़ी फिर से तैयार कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहूँगी कि थोड़ी सी तो आप ये समझिए कि वाकई में आज बच्चों के पास उतना वक्त नहीं है जितना हमारे पास हुआ करता था। हम शाम 5 बजते ही पार्क में खेलने जाने के लिए, मतलब घर में ऊधम काट देते थे कि नहीं वक्त हो गया, हमें जाने दिया जाए, मेरी पढ़ाई रुक गई। आज 5 बजे बच्चों की कोचिंग है, 6 बजे 7 बजे वो घर आते हैं, नहीं पढ़ सकते। लेकिन फिर भी अगर हम पेरेंट्स इस जिम्मेदारी को उठा लें कि नहीं, हमें बचपन से कुछ उनकी आदत डालें, उनको बचपन से आदत डालें, उनको टीवी या और ये मोबाइल से थोड़ा सा हटा करके कहें कि नहीं तुम ये पढ़ के देखो, इसमें अच्छा लगेगा ये, या उनको हम कहानियाँ सुना के जैसे हमें बड़ा किया गया वो करें तो बहुत। आज पेरेंट्स के पास भी वक्त नहीं है कि वो बच्चों को कहानियाँ सुनाएं। कुछ और फ्यूचर प्लान है आगे? हाँ, फ्यूचर प्लान में मेरा ये है कि मेरे पास करीब 15 या 16 कहानियों का संग्रह अभी भी है। तो पूरा प्रयास रहेगा कि अगले साल तक मैं अपना कहानी संग्रह ले आऊँ। और मैं एक उपन्यास पे काम कर रही हूँ। तो अब वो उपन्यास कब तक आता है मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैं उस पर सन 19 से लगी हुई हूँ। अच्छा, कुछ कथा वस्तु उसकी क्या है? उपन्यास को अभी ढका ही रहने दीजिए। उपन्यास को अभी ढका ही रहने दीजिए। उपन्यास, कहानी और लव कथाओं के दौर में आपकी जो कविता थी वो कहीं दब गई? कह सकते हैं, बहुत दब गई। बल्कि ये कहिए कि मैंने बिल्कुल ही उसको तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि कई कविताएं ऐसी हैं जो आज भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं। जैसे एक बार मैं अपने मायके गई थी, मेरे पापा और मम्मी के, मतलब अब तो पापा जी भी नहीं है, काफ़ी लंबा अंतराल रहा क्योंकि मदर बहुत पहले चली गई थी। तो उनको मैंने अकेले बैठा देखा था, तो वहीं पे मेरे पास 2-4 पंक्तियों ने जन्म लिया और मैंने घर आके उसको पूरी कविता को लिखा। जब से तुम उस पार गई, सब रिश्ते नाते तोड़ गई, मोह मोह के धागों की निर्मोही गांठें खोल गई, जब से तुम उस पार गई। और आगे की उसकी लाइनें थी 4 में, तुम बिन है सब सूना सूना, पूरा क्लियर नहीं याद हो रहा है वो,
बैठक घर की है बैठक सुनी और चौके की महर महर, ऐसे करके 2-4 लाइनें थी, मुझे पूरा एग्जैक्ट इस समय याद नहीं, लेकिन उनको देख करके आए थे, तब मैंने ये कविताएं लिखी थी। और जब मैंने अपने पापा को सुनाया तो पापा ने मुझसे सिर्फ एक ही बात कही कि तुम्हारे पास इतना कहाँ से भाव आए कि तुमने इतनी बड़ी बात लिखी। तो मैंने कहा बस आ गए ये, तो मैं समझ वो भी गए थे, समझ तो रही थी, लेकिन ये है कि ना उन्होंने इसके ऊपर से पर्दा हटाया ना मैंने कहा, इस तरीके से। तो मतलब आगे हम कविताओं का संग्रह भी आपका पढ़ सकते हैं। मैं शायद ही कविताओं का संग्रह निकलवाऊं, लेकिन ये है कि अब वक्त तो किसी ने नहीं देखा ना। लेकिन जब इतनी अच्छी कविताएं हैं आपकी, तो उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए ना। मैं ये बात मानूंगी कि उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और ये भी कहूंगी कि कुछ ऐसी कविताएं उसमें हैं कि जिन्हें यकीनन आना चाहिए बाहर, लोग हो सकता है पढ़े तो उसको पसंद करें, लेकिन अभी तो कोई कविताओं को लेकर के कोई भी वो नहीं है। अभी हम आपका उपन्यास जल्दी पढ़ेंगे और उसके बाद कहानियों का संग्रह। नहीं, पहले आप कहानी संग्रह पढ़ेंगे फिर उपन्यास पढ़ेंगे, क्योंकि उपन्यास में भी बहुत काम बाकी है। अच्छा। हाँ, उपन्यास में अभी बहुत काम बाकी है, और मेरे जो मतलब जिस उससे मैं लिख रही हूँ वो जहाँ पे रुकता है फिर मैं रोक देती हूँ, उसे वक्त देती हूँ। अच्छा। क्योंकि उसमें थोड़े मुझे स्टडी भी करनी पड़ रही है। तो अब देखते हैं वो कब तक का रूप में आता है पूरी तरीके से। तो दोस्तों, ये ज्योत्सना जी की बातचीत थी, और आपने देखा कि उन्होंने बचपन से कहाँ लेखन शुरू किया। उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने जिस तरीके से उनमें आदत डाली, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम नई पीढ़ी को लेखन से, पाठन से, साहित्य से जोड़ना चाहते हैं, तो हम अपने बच्चों को पढ़ने की आदत ज़रूर डालें, और जब पढ़ने की आदत पड़ेगी तभी वो आगे कुछ लिख सकते हैं। बिल्कुल। हम ज्योत्सना जी के साथ फिर जुड़ेंगे और इनकी कविताएं सुनेंगे। इन्होंने सुनाया, भले ही इनका प्रकाशन न कर रहे हो, हम लोग आपको सुनवाएंगे। बहुत शुक्रिया ज्योत्सना जी आपका। मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि पुस्तकें आप अपने घर के लिए नियमित खरीदें। नियमित खरीदें, जैसे हम लाइब्रेरी हो, मतलब हाँ, मतलब हम लोगों के यहाँ मतलब आज जिस हिसाब से लोगों के पास पैसा है उस हिसाब से उस समय नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी लोग पत्र पत्रिकाओं को वक्त देते थे और खरीदते थे। हमें लगता है जब आके खरीद के रखी होंगी सामने होगा तो बच्चा पलट के जरूर देखेगा, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि सोती हुई जो विधा है उसको जगाइए। नहीं, बहुत सारी परिचर्चा हो रही है कि भाई जैसे हम बहुत सारे गिफ्ट देते हैं जन्मदिन पे, अलग अलग ओकेजन्स पे, तो अगर हम लोग पुस्तकें उपहार में दें तो शायद। और मेरे यहाँ का ये नियम था, मेरे भाई ने मुझे जो पुस्तक दी थी, उस पुस्तक का नाम था, हम दोनों बहनों के लिए उन्होंने दी थी, छोटी बहन और मुझे, सुनो कहानी बिटिया रानी। और मुझे आज तक उसकी हर कहानी ऐसे याद है। अच्छा। कि मैं अभी कहे तो मैं अभी सुना दूं, इस तरीके वाली। मतलब अगर हम पढ़ेंगे तो यकीनन हमारे मनस्पटल में वो कहीं ना कहीं रहेगा। लघु कथाएं तो छोटी होती, इनका तो पाठ भी होता है। हाँ, बड़े इनको तो मैं टेलिंग। हाँ, मैंने किया है, स्टोरी टेलिंग का काम भी मैंने किया है। अच्छा। ये उस पे गाथा ऐप आपने सुना होगा, गाथा पे मेरी कहानियाँ हैं, और मैंने रेडियो वगैरह पे भी वाचन किया हुआ है, रेडियो पे है। बाकी मंचों पे जब मौका मिलता है, लोक कथा के मंच पे मैं वाचन करती हूँ। तो हम लोग जोड़ेंगे किसी दिन, जरूर आपकी लोक कथा सुनेंगे और अपने दर्शकों को भी सुनवाएंगे। बहुत शुक्रिया साथियों, आपने हम लोगों को देखा, और ज्योत्सना जी फिर से आपका एक शुक्रिया।